बग्गा साहब का भी किया जाए स्वागत। बग्गा साहब सुप्रभात, गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद समय देने के लिए। हमेशा आप तो बहुत बोलते हैं फेड के बारे में, अमेरिका का सेंट्रल बैंक, उनका आरबीआई और फेड चेयरमैन साहब। आज मैं आपसे राय लूंगा ही नहीं उन पे मतलब लूंगा बाद में, पहले हमारे सेंट्रल बैंक पे लूंगा राय, आरबीआई पे, आरबीआई गवर्नर साहब पे। कल जो ये भारी भरकम डिविडेंड आया है 2,10,000 करोड़ का, ये इसके क्या मायने हैं, इसका क्या असर होगा, वो समझाएं सर। ये असर दिख रहा अनिल जी, जिस तरह से बैंक निफ्टी भाग रहा है। और कल आपने जो ये पुट कॉल रेशियो भी बताया था, जी जो ओवरसोल्ड, बहुत हेवीली ओवरसोल्ड हो रहा था बैंक निफ्टी, बिना किसी वाजिब रीजन के। कुछ दिख नहीं रहा था भाई क्यों ये सेलिंग हो रही है बैंक निफ्टी की, जब सब कुछ ठीक ठाक है, एनपीएस अच्छे हैं। और कल आरबीआई ने बहुत जबरदस्त ये एक ऐलान कर दिया। अनिल जी, इसका क्या महत्व है? एक, सरकार की जेब में 2,10,000 करोड़ जाते हैं सरकार की बजट में, तो उतना आपको कम फिस्कल डेफिसिट दिखेगा, उतना कम आपको मार्केट से बोरो करना पड़ेगा। बिकॉज ये इंक्रीमेंटल फायदा हो गया सरकार को। जो आरबीआई के पास गेन्स पड़े थे, जो रिजर्व्स में ये करते हैं, वो 6.5% रिजर्व रख के उन्होंने बाकी सरकार को ट्रांसफर करने का ऐलान कर दिया। दूसरा, आपके यील्ड्स जो हैं, जो रेट्स हैं आपके सरकारी बोरोइंग के, वो कम आ गए। 7% से नीचे भारत सरकार का 10 साल का जो पेपर है, वो 7% से नीचे उसका यील्ड कल आ गया। तीसरा, इसमें महत्वपूर्ण क्या हो जाता है बैंक्स के लिए, क्योंकि ट्रेजरी यील्ड्स कम हो रही हैं, और उससे क्या होता है, जो बॉन्ड होल्डिंग्स हैं बैंक की, उसमें वृद्धि हो जाती है। तो बैंक्स के लिए ट्रेजरी गेन्स आ जाते हैं। आज आप देख रहे हैं पीएसयू बैंक्स में भी इसके साथ काफी अच्छा चाल चल रहा है। और चौथा बात ये हो जाता है कि फिस्कल डेफिसिट कम होने के कारण, बोरोइंग कम होने के कारण, निजी क्षेत्र को पैसा ज्यादा आसानी से मिलता है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट आता है कि थोड़ा नर्म करता है इंटरेस्ट रेट्स को पूरी इकोनॉमी में, सब बोरोअर्स के लिए। तो बहुत ही जबरदस्त मूव आया, क्योंकि ये नंबर ऑफ टाइम्स है, 50,000 80,000 करोड़ तक आरबीआई ट्रांसफर करते थे। अब 2,10,000 करोड़ करना, इसका 30 से 40 बेसिस पॉइंट जीडीपी पे इम्पैक्ट आ जाता है। तो काफी तरह से ये पॉजिटिव हो जाता है इकोनॉमी के लिए, और साथ में मनी मार्केट्स के लिए, और उसके कारण फिर स्टॉक्स के लिए भी। बग्गा साहब, सवाल ये है कि ये जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, ये जो करता है वो कहता क्यों नहीं, और जो कहता है वो करता क्यों नहीं? मिनट्स में कुछ और लिखा होता है और पावेल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और बोलते हैं, बोलते हैं कुछ और है, लिखा कुछ और है, ऐसा क्यों? ये बहुत बहुत सही पकड़ा आपने। और ये अब ऐसा हो गया है कि वो उनको कहते हैं कि जो आपकी लिखित स्क्रिप्ट है उस पे ही रही है, क्योंकि पावल बहुत डविश है। तो वो हर वक्त कुछ और ही कह जाते हैं। जो उनका मशवरा हुआ होता है मीटिंग में, उसके बनिस्पत वो नॉर्मली काफी वो हल्का एक हाथ रखते हैं और मार्केट को सांत्वना प्रदान करते रहते हैं। तो कल जो एफओएमसी मिनट्स में निकल के आया कि काफी परेशानी थी सारे वोटिंग मेंबर्स को। दूसरा, उन्होंने कहा कि अगर ये इन्फ्लेशन काबू में नहीं आई जल्दी, तो हमें और टाइटनिंग शायद करनी पड़े। बट पावल ने अपने बयान में क्या कहा अनिल जी, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके पावल साहब ने बिल्कुल सीधा कहा कि रेट हाइक की तो गुंजाइश नहीं है। और उससे मार्केट रैली करने शुरू हो गए कि चलो एक तो खतरा टला, रेट कट तो जब आएगा सब आएगा। तो प्रॉब्लम क्या है, जो 1980s 1990s के इकोनोमेट्रिक मॉडल्स हैं सेंट्रल बैंक्स के, वो मॉडल अब चल नहीं रहे। और उसका एक मूलभूत कारण यह है कि नोट इतने छापे गए। 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के संकट के बाद $5 ट्रिलियन जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की बैलेंस शीट थी, वो लगभग 33-34 ट्रिलियन डॉलर पे आ गई। तो केवल यूएस ने ही नहीं, सब बैंक्स ने बहुत नोट छापे। उससे मनी सप्लाई इतनी बेकाबू हो चुकी है कि मॉनेटरी पॉलिसी का इम्पैक्ट इतना जल्दी नहीं आता है। नॉर्मली 6 से 9 महीने में
आप रेट हाइक का इम्पैक्ट आते देख लेते। यहाँ 0 से 5.25 5.25% तक रेट बढ़ा दिया गया, और 1 साल बाद भी हम देख रहे हैं कि वो इकोनॉमी ठहरने का नाम नहीं ले रही, तेजी से बढ़ती जा रही है। तो इनके मॉडल चल नहीं रहे। तो इसमें फिर क्या होता है, आप कहाँ छुपते हैं जाके, आप कहते हैं मैं डेटा ड्रिवन हूँ। पॉलिसी टू पॉलिसी हम बात करेंगे। हम अभी आपको कोई फोरकास्ट नहीं दे सकते। सेंट्रल बैंकिंग का जो ग्रेटनेस होती थी, चाहे वो रॉन्ग भी हो जाए, ग्रेटनेस ये थी कि फोरकास्ट कर देते थे कि ये हमारा मॉडल ये दिखा रहा है कि ये होगा। वो फोरकास्टिंग का आर्ट जो है ना अनिल जी, वो चला गया है, वो साइंस में तब्दील हो गया। भाई डेटा जो दिखाएगा वो हम करेंगे। तो इसमें मार्केट क्लचिंग एट स्ट्रॉज कर रहा है। मार्केट जो भी खबर आती है उसे वॉलेटिलिटी के तौर पे भागने लग जाता है या गिरने लग जाता है। अब कल वो मिनट्स पढ़ के मार्केट थोड़ा सा अचंभित हुआ कि पावल साहब ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और कहा था। ये तो कह रहे हैं अगर बढ़ता रहा इन्फ्लेशन हम बढ़ा देंगे रेट्स। अब लकी ये था कि अप्रैल में इन्फ्लेशन थोड़ी सी नीचे आई, 0.1% नीचे अमेरिकन इन्फ्लेशन आ गई थी। तो इसलिए इतना भारी भरकम इम्पैक्ट नहीं हुआ। दूसरा, आज एनवीडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्टॉक 200% से ज़्यादा साल दर साल ग्रोथ दे गया। बहुत हाई उससे वो उम्मीद थी, उस उम्मीद से भी खरा उतरा और उससे भी आगे भाग गया। $1000 उसका शेयर प्राइस क्रॉस कर गया। तो वो अब आज एनवीडिया मार्केट्स पे भारी है कि एनवीडिया ने इतना अच्छा किया तो दौड़ाओ मार्केट को। आज फिर फोमो आ जाएगा, अमेरिकन मार्केट आज फिर दौड़ेगा और फेड को भूल गया। फिर कल को कुछ और खबर आ जाएगी, उस पर फिर से एक हाई इम्पैक्ट आ जाएगा। तो प्रॉब्लम यही है कि फोरकास्टिंग टूल पुराने हैं, और इतनी मनी सप्लाई के अंदर इम्पैक्ट मॉनेटरी पॉलिसी का बहुत संकुचित रह गया है।